दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। आपने देखा होगा दोस्तों कि मैं आम तौर पर किसी नेता के भाषण को अपने कार्यक्रम सीधी बात का केंद्रीय विषय नहीं बनाता। मेरा काम राजनीतिक समीक्षा करना है और मैं अगर नेताओं के भाषणों का इस्तेमाल भी करता हूं, तो उसके ज़रिए मैं कोई तर्क आपके सामने पेश करना चाहता हूं, कोई विश्लेषण आपके सामने रखना चाहता हूं। अ, इसलिए मैं नेताओं के भाषणों और वक्तव्यों का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन आज मैं सीधी बात का केंद्रीय विषय संसद में दिए गए एक भाषण को बनाऊंगा। यह भाषण है कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी का भाषण। प्रियंका गांधी अच्छा बोलती हैं, हम सब लोग जानते हैं। उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, धारा प्रवाह बोलती हैं, उनकी वाक्य रचना अच्छी होती है, उनके तर्क प्रभावी होते हैं। लेकिन आज उन्होंने संसद में जो भाषण दिया, वो बिल्कुल अलग तरह का था। उसने एक तीर से उन्होंने कई शिकार किए। अपने इस भाषण के ज़रिए उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा वंदे मातरम राष्ट्रगीत के सांप्रदायिक दोहन की पोल खोली। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर चीज़ का चुनावी इस्तेमाल करने की पोल खोली और इसी के साथ पूरी जो भाजपाई रणनीति है, जिस रणनीति के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी बंगाल के चुनाव में हस्तक्षेप करना चाहती है, इतिहास के तथ्यों का गलत इस्तेमाल करना चाहती है, उसकी भी उन्होंने अपने भाषण में पूरी तरीके से पोल खोल दी। इसलिए मैं प्रियंका गांधी के इस भाषण को आपके सामने एक खास मकसद से पेश करूंगा और वो मेरा मकसद ये है कि जब भी नरेंद्र मोदी कोई बात कहते हैं तो आम तौर पर उसमें तथ्यों का गलत इस्तेमाल होता है। नरेंद्र मोदी झूठ बहुत बोलते हैं, आधे अधूरे तथ्यों को रखते हैं, तोड़ मरोड़ कर रखते हैं। लेकिन चूंकि मीडिया उनके शिकंजे में है, इसलिए उनका उनसे कोई जवाब तलब नहीं हो पाता। उनके गिरेबान को पकड़कर कोई नहीं झकझोरता कि भाई आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। ये काम या तो आप अपनी अयोग्यता के कारण कर रहे हैं और अगर अयोग्यता के कारण नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये जानबूझकर शरारत करने के लिए कुटिल तरीके से कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में वंदे मातरम संबंधित जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, उस राजनीति की पूरी तरीके से पोल खोल दी। इसलिए ये भाषण बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि नई परख के दर्शक इस दृष्टि से इस भाषण को देखें और समझें और इससे कुछ ऐसे तर्कों को भी प्राप्त करें, जिनसे अगर भारतीय जनता पार्टी वाले उनसे बहस करने के लिए आएँ, तो वो उनको उन तर्कों के आधार पर उनको जवाब दे पाएँ, उन तथ्यों के आधार पे उन्हें जवाब दे पाएँ। अब मैं आपको इस भाषण के कुछ हिस्से आपके सामने रखता हूँ। प्रियंका गांधी का यह एक ऐसा भाषण है, जिसके ज़रिए कांग्रेस की इस नेता ने हमारे भाषणबाज प्रधानमंत्री को हिला देने वाला न केवल जवाब दिया, बल्कि मोदी जी और उनकी हुल्लड़ ब्रिगेड को लाजवाब कर दिया। प्रियंका ने मोदी द्वारा दिए गए ऐतिहासिक तथ्यों के फर्जीवाड़े को पूरी तरीके से बेनकाब करके साबित कर दिया कि संसद में वंदे मातरम पर बहस के पीछे भाजपा का असली इरादा क्या है। वैसे भी आज ये इरादा उस समय खुलकर सामने आ गया और वंदे मातरम पर चर्चा तो केवल एक बहाना साबित हुआ। असल में निशाना तो बंगाल था। बहस की शुरुआत करने के लिए मोदी जी ने जैसे ही लोकसभा में कदम रखा, बीजेपी सांसदों ने बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है कि नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रियंका गांधी ने भाजपा सांसदों के इस रवैये पर कसकर हमला किया और अपने वक्तव्य के जरिए दिखाया कि भाजपा चुनाव जीतने के हथकंडों से परे जाने के लिए तैयार नहीं है और इसके लिए वह वंदे मातरम जैसे ऐतिहासिक राष्ट्रगीत का दोहन करने से भी बाज नहीं आ रही है। प्रियंका के भाषण ने वंदे मातरम से संबंधित तथ्यों को एक-एक करके साफ तौर पर सामने रखा और मोदी द्वारा इतिहास के चुनावी इस्तेमाल की असलियत उघाड़ दी। सीधी बात के इस एपिसोड का लाभ उठाकर मैं प्रियंका गांधी की मदद से इन तथ्यों को नई परख के दर्शकों के सामने रखने जा रहा हूं। सुनिए, प्रियंका गांधी का प्रियंका गांधी द्वारा दिया गया पहला तथ्य यह जानकारी देता है कि गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने जिस अधिवेशन में वंदे मातरम राष्ट्रगान गाया था, वह अधिवेशन कौन सा था।
प्रियंका के ही शब्दों में सुनिए। अब प्रियंका कहती हैं, मैं उदाहरण दे रही हूँ, वंदे मातरम की जिस सालगिरह पर आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने यह गीत एक अधिवेशन में गाया। प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि कौन-सा अधिवेशन था वह। हिंदू महासभा का अधिवेशन था? आरएसएस का अधिवेशन था? यह बात कहने से प्रधानमंत्री क्यों कतरा रहे थे कि यह कांग्रेस का अधिवेशन था? प्रियंका गांधी ने पूरे दावे के साथ अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। प्रियंका गांधी ने पूछा, आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं? ये बताइए। आपने की देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके एक बहुत बड़ा पाप किया है। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमेशा से हमें प्यारा है, हमेशा से हमारे लिए पवित्र रहा है और हमेशा हमारे लिए पवित्र रहेगा। यह कहने के बाद में प्रियंका ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए कुछ दूसरे तथ्यों का भी खंडन किया। प्रियंका ने साबित किया कि मोदी जी वर्तमान वंदे मातरम गीत के रचे जाने से संबंधित तथ्यों को सांप्रदायिक स्पिन देकर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार फिर मैं प्रियंका के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा ताकि सनद रहे और उन्होंने क्या कहा था और मैंने क्या बताया, इसको प्रमाण सहित पेश किया जा सके। देखिए, ध्यान दीजिए, मोदी जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने वंदे मातरम गीत से 4 अंतरे निकाल दिए। प्रियंका ने इसका जवाब बड़े प्रभावशाली अंदाज में दिया। उन्होंने कहा, वंदे मातरम की जो असली क्रोनोलॉजी है उसे समझिए। 1875 में महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले 2 अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत के रूप में घोषित हैं। 1882 में 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। इस उपन्यास में यही गीत उन्होंने शामिल किया, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने पहली बार यह गीत गाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय वंदे मातरम जनता की एकता की गुहार बनकर गली-गली से उठा। गुरुदेव खुद इस गीत को गाते हुए बंगाल की सड़कों पर उतरे। विद्यार्थियों से लेकर किसानों तक, व्यापारियों से लेकर वकीलों तक हर कोई ये गीत गाने लगा। इस गीत की शक्ति को समझिए। ब्रिटिश साम्राज्य इसे सुनकर कांपता था और हमारे देशवासी इसे सुनाकर वह हिम्मत बनाते थे कि इस भयंकर साम्राज्य के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों को लेकर शहीद होने की तैयारी करते थे। यह गीत मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को जगाता है। इस गीत की शक्ति यह है, इस गीत का हमारे देश से जुड़ाव है। लेकिन 1930 के दशक में जब हमारे देश में सांप्रदायिक राजनीति उभरी, तब यह गीत विवादित होने लगा। इसी मुकाम पर प्रियंका गांधी ने दिखाया कि इस गीत से वे 4 अंतरे जो कि आनंद मठ में बंकिम चंद्र ने लिखकर जोड़ दिए थे, उनको क्यों निकाला गया और किन लोगों ने निकाला और उनको निकालने के पीछे किस प्रकार की सहमति थी। प्रियंका ने मोदी के ऐतिहासिक फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। प्रियंका ने कहा कि अब यहां मैं दूसरा उदाहरण देने वाली हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया और गलत किया, इसलिए मैं इसके जो सच्चे तथ्य हैं वो आपके सामने रख रही हूं। 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन जो कलकत्ता में होने जा रहा था उसके आयोजन में लगे हुए थे। तो मोदी जी ने जो पत्र सुनाया सदन में 20 अक्टूबर का और कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को यह चिट्ठी लिखी और यह कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उससे 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अब जब तमाम टोका-टाकी हो रही है, आप कल्पना कीजिए लोकसभा में क्या हो रहा है। लोकसभा के स्पीकर हैं, वो भी टोका-टाकी कर रहे हैं, भाजपा की तरफ से भी टोका-टाकी हो रही है। उससे जद्दोजहद करते हुए प्रियंका कह रही हैं, सुनिए, 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 सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा। सुन लीजिए, माय डियर जवाहर, reference Vande Mataram. We shall have a talk in Calcutta and also discuss the question in the working committee. If you bring it up there, I have written to Dr. Tagore to discuss this matter with you. When you visit Shantiniketan, please do not forget to have a talk with him when you visit Shantiniketan.
यह 17 अक्टूबर को लिखी जाती है। 20 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं। इस जवाब की एक पंक्ति प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, बाकी पंक्तियां नहीं सुनाई, क्योंकि उन पंक्तियों में नेहरू जी क्या कह रहे हैं ये समझने की बात है। नेहरू जी कह रहे हैं, देयर इज नो डाउट दैट द प्रेजेंट आउटक्राई अगेंस्ट वंदे मातरम इज टू ए लार्ज एक्सटेंड ए मैन्युफैक्चर्ड वन बाय द कम्युनिस्ट। यहाँ जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि वंदे मातरम के खिलाफ इस वक्त जो आवाजें बुलंद की जा रही हैं वो दरअसल काफी हद तक, बड़ी हद तक एक संप्रदायवादी, एक सांप्रदायिक राजनीति करने वाले द्वारा द्वारा गढ़ी गई आवाजें हैं, गढ़े गए तर्क हैं। कैन डू वॉट एवर वी डू, वी कैन नॉट पेंडर टू कम्युनिस्ट आइडिया। हम वो सब करेंगे जो कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन सांप्रदायवादियों के कहने पर, सांप्रदायवादियों को पानी मिले ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे। बट टू मीट रियल ग्रीवेंसेस वेयर दे एग्जिस्ट, और जो भी सही सही शिकायतें हैं उन शिकायतों को हम संबोधित करेंगे। I have decided now to reach Calcutta on 25th morning. This will give me time to see Dr. Tagore as well as other friends. नेहरू जी लिख रहे हैं कि मैं 25 तारीख को कलकत्ता पहुंचूंगा, इससे मुझे समय मिलेगा और मैं रविंद्रनाथ टैगोर से भी मिलूंगा और दूसरे दोस्तों से भी मिलने का समय मेरे पास रहेगा। अब प्रियंका बताती हैं फिर क्या होता है। फिर नेहरू जी कोलकाता जाते हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर से मिलते हैं और उसके अगले दिन गुरुदेव एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें गुरुदेव का कहना है, अंग्रेजी में चिट्ठी है और उसका एक अंश प्रियंका ने हिंदी में बताया है। और इस अंश में गुरुदेव कहते हैं कि जो दो अंतरे हमेशा गाए जाते थे, वंदे मातरम गीत के जो दो अंतरे हमेशा गाए जाते थे, उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने यह कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से यही दो अंतरे गाए जाते थे और उन्हें गाते हुए कुर्बानी देने वाले सैकड़ों शहीदों के सम्मान के लिए उन्हें इसी तरह गाना उचित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायने निकाले जा सकते हैं और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा। प्रियंका ने बताया कि इसके बाद 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। उन्हीं दो अंतरों को कार्य समिति की बैठक में जब स्वीकार किया गया तो महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सरदार पटेल और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर सब वहां मौजूद थे। इस प्रस्ताव से सभी महापुरुष सहमत थे। प्रियंका कहती हैं आगे क्या होता है ये भी मैं सुना दूं। भारत की आजादी के बाद जब इसी गीत के इन दो अंतरों को 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया, तब लगभग यही सब महापुरुष वहां भी मौजूद थे। इनके साथ साथ BR अम्बेडकर भी उस सभा में थे और इसके साथ साथ मेरे सत्ता पक्ष के साथियों के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी वहां मौजूद थे। यही दो अंतरे राष्ट्रगीत घोषित किए गए। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रियंका ने बड़ी कुशलता से अपने वक्तव्य में वंदे मातरम की कहानी के साथ जनगण मन की कहानी को भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वैसे इन तथ्यों के साथ जुड़ा एक और तथ्य है जो मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज हम अपने राष्ट्रगीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रगान भी एक कविता का ही अंश है, एक लंबी कविता का अंश है और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका रविन्द्रनाथ टैगोर की थी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी ये उजागर करता है कि सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, राजेंद्र प्रसाद से, बाबा साहब अम्बेडकर से, मौलाना आजाद से, सरदार पटेल से, सुभाष चंद्र बोस से भी बड़ा समझने लग गए हैं। मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान पर एक खुला हुआ वार है। मोदी जी द्वारा वंदे मातरम के चुनावी इस्तेमाल की नापाक कोशिश को नाकाम करने के बाद प्रियंका ने भाजपा के जख्मों पर उस समय नमक छिड़क दिया जब उन्होंने कहा कि अगर चर्चा करनी है तो इस पर कीजिए कि पीएमओ के अंदर बैटिंग ऐप पर क्या चल रहा है
और अमेरिका में लड़कियां सप्लाई करने वाले एप्स्टीन की फाइलों में भाजपा सरकार के मंत्रियों के नाम कैसे आ रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही प्रियंका ने अपने भाषण में ये कहा, पीठासीन अधिकारी जो टोका टाकी करने के लिए और विपक्ष के सांसदों को कम से कम बोलने के लिए बोलने देने के लिए उतारू रहते हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप मुद्दे पे बोलिए, आप इधर उधर मत कीजिए। तो प्रियंका मुस्कुराने लगी। इसके बाद प्रियंका ने मोदी और भाजपा द्वारा नेहरू पे आरोप लगाने की आदत को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जितने साल से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू ने उतने साल देश के लिए जेल में गुजारे हैं। नेहरू जी 17 साल देश के प्रधानमंत्री रहे और देश के लिए काम किया। नेहरू जी ने अगर इसरो न बनाया होता तो मंगलयान नहीं होता। नेहरू जी ने अगर डीआरडीओ नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। आईआईटी, आईआईएम नहीं बनवाए होते तो हम आईटी में आगे नहीं होते। एआईएमएस नहीं बनवाते तो कोरोना का सामना कैसे होता। भेल और सेल जैसे पब्लिक सेक्टर के कारखाने न बनवाए होते तो विकसित भारत कैसे बनता। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और इस देश की सेवा करते करते ही उन्होंने दम तोड़ा। प्रियंका ने अपने बेहतरीन भाषण के अंत में कहा कि मोदी का शासन दमन का शासन है। इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है, चुनाव से चुनाव तक राजनीति है, तरह तरह के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों की राजनीति है। वंदे मातरम इस देश की उन्हीं उम्मीदों की गुहार है जिन्हें मोदी का शासन हर रोज ठुकरा रहा है। आज भी सरहद पर जवान जब दुश्मन का सामना करता है तो उसकी छाती में वंदे मातरम गूंजता है। आज भी जब हमारा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाता है तो उसकी दिल की धड़कन में वंदे मातरम होता है। आज भी इस देश के करोड़ों देशवासी जब अपने राष्ट्रध्वज को फहराते हुए देखते हैं तो उनकी जुबान पर वंदे मातरम आता है। दोस्तों, आज की ये सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।